बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल मोहम्मद परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में। आपको पता है इससे पहले हमारे जो मुल्क में हैं वो जमहूरी हुकूमतें आ रही थी। तो अब हम पहले थोड़ा सा पस मंज़र जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से हमारी आर्मी जो है वो फिर मुल्क पे आई और उसने जो है हुकूमत चलाई। जी, तो जब हम जानते हैं मुख्तसर इनके बारे में तो हमें मालूम होता है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात 1997 में कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाई थी, तो ये जो है उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में। तो ये हुआ था कि मई 1999 में जब हमारे कारगिल के मकाम पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, तो जनरल साहब ने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को कॉल किए बगैर कारगिल के महाज पर जंग जारी रखी थी। इंडियन आर्मी को क्योंकि कारगिल की चोटियों पर सख्त जो है आप कह सकते हैं लड़ाई का सामना था, तो उसको जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ था। तो वो जो है ना पाकिस्तान आर्मी से ये चोटियाँ जो है खाली नहीं करा सके थे। तो सूरत हाल में जब कशीदगी बढ़ गई तो उस वक्त के जो अमेरिकी सदर थे बिल क्लिंटन, तो उन्होंने मुदाखलत की थी और जुलाई 1999 में उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया अमेरिका। तो उधर जाके उन्होंने क्या किया था कि जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए और इसे ऐलान वाशिंगटन का नाम दिया गया था। तो पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम को नवाज शरीफ के इस इक़दाम पर सख्त मायूसी हुई थी। तो क्या हुआ था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात जो है वो शदीद हो गए थे या बढ़ गए थे। तो जब मुशर्रफ साहब सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे तो नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया था। तो इसको जो है फ़ौज के जो आपके आला अफसरान थे उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। तो जब मुशर्रफ साहब वापस आए तो उनके तैयारे को हवाई अड्डे पर ही नहीं उतरने दिया गया था। तो फ़ौज को नवाज शरीफ साहब का ये इकदाम भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने उनको हिरासत में लेकर 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और बरसरे इक़्तिदार आ गए थे। जी, तो अब हम देखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था 1999 ता 2008। ये जैसे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म करके पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव बन गए और 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं। मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान किया गया और नई इंतज़ामिया तश्कील पाई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से 3 बरस के लिए हुकूमत करने की इजाज़त हासिल कर ली। उन्होंने मुल्क में जल्द इंतखाबात कराने का वादा भी किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो अहम इस्लाहात थी अब वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे थी इनकी सनती इस्लाहात, नंबर 2 पे हमारी थी ज़राई इस्लाहात, नंबर 3 पे तालीमी इस्लाहात, नंबर 4 सेहत से मुतालिक इस्लाहात, नंबर 5 पे आपकी आएंगी माशी इस्लाहात, नंबर 6 पे आएंगी माशरती इस्लाहात और नंबर 7 में आएंगी आइनी इस्लाहात और नंबर 8 में आएंगी आपकी इंतज़ामी इस्लाहात। अब हम बढ़ते हैं तफसीलन इन इस्लाहात की जानिब। सनती इस्लाहात में जब हम देखते हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने और मुल्क में सनती तरक्की के अमल को तेज़ करने के लिए मुतादिद इकदामात उठाए। यानी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप उठाए, जिनमें सनतों की बहाली और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के अलावा सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी शामिल है। यानी पॉइंट्स वाइज देखें तो सनतों की बहाली, सरमायाकारों की हौसला अफजाई, सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ देना। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुल्क में कई नई सनतें भी कायम की गईं। ये जो है अगर हम देखें तो एक चार्ट की मदद से मैं आपको वाज़े करती हूँ। आपकी सनती इस्लाहात में उन्होंने जो है मोटर गाड़ियों की सनत, मोटरसाइकिल की सनत, चीनी की सनत, केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरत का सामान बनाने की सनत, बिजली का सामान बनाने की सनत, सीमेंट की सनत, फौलाद साजी की सनत, ये आप देख सकते हैं चार्ट में। ये अगर बच्चों आप इस तरह पॉइंट्स में लिखें
तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि कौन कौन सी सनतें जो हैं उस वक्त उन्होंने उसको डेवलपमेंट दी थी या फ़रोग़ दिया था। तो ये सनतें जो थीं वो काबिल ज़िक्र थीं। तो इन सनतों के क़याम से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई। बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने के मंसूबे बनाए गए, यानी कि जो आपके पानी की मदद से बिजली पैदा की जाती थी उसके बजाय उन्होंने अब गैस और कोयले पर भी डिपेंड करना शुरू कर दिया था। इस दौरान में जीडीपी में सनतों का हिस्सा 13% के लगभग रहा। जीडीपी जो है आपका एब्रीविएशन है, जो है आपका एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इसका मतलब है कि जब किसी मुल्क में एक साल के दौरान माल की पैदावार और जो फराहम की जाने वाली खिदमात होती हैं उसकी कुल मालियत, तो इसमें सनतों का हिस्सा जो है वो आपका 13% के करीब रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए निजकारी कमीशन कायम किया। निजकारी का मतलब आपको पता है प्राइवेटाइज करना, प्राइवेटाइजेशन करना। इसके प्रोसेस को उन्होंने फास्ट कर दिया था और इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा कमीशन कायम कर दिया था। इस कमीशन ने बड़ी सनतें निजकारी के ज़रिए से निजी शोबे के हवाले करने के अमल को फ़ाल बनाया, यानी मौसर बनाया। इस तरह तालीमी इदारे, पीटीसीएल और मालियाती इदारों की निजकारी अमल में लाई गई। इन कोशिशों का मकसद मुल्क की माशी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज़राई इस्लाहात। ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राअत में जिद्दत लाई गई, यानी कि उसमें जो है आपकी चेंजेस लाई गई। किसानों को खसूसी मराआत दी गई। खेतों को सराब करने के लिए खालों को पुख्ता किया गया। तालीमी इस्लाहात में रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी के तहत तालीमी निसाब को तब्दील कर दिया गया। आपको पता है कि इससे पहले जो है हमारा जो सिलेबस था उसमें उन्होंने चेंजेस कर दी। वो जो है हमारा ज़्यादा तर जो सदर ज़ियाउल हक के दौर से चला आ रहा था वही था, लेकिन इन्होंने आपका सिलेबस में आपका ब्राइट विजन और एतदाल पसंदी जो है आपकी एतदाल पसंदी या बैलेंसिंग की मदद से उन्होंने पहली मरतबा दीनी मदारिस के तलबा को कंप्यूटर साइंस और दूसरे साइंसी मज़ामीन पढ़ाने का आगाज़ कर दिया गया। वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि चेंजेस लाए, तो जो आपके दीनी मदारिस हैं उनमें भी वो साइंस की और कंप्यूटर की उन्होंने स्टडीज़ स्टार्ट करा दी थी। सेहत से मुतालिक इस्लाहात, हेल्थ रिफॉर्म्स में जब हम देखते हैं तो शोबा सेहत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। लोगों को इलाज व मुआवजे की बेहतर सहूलतें देने के लिए कई इकदाम किए गए। मरीजों को हस्पताल पहुंचाने के लिए खसूसी एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1112 शुरू की गई। यानी जो आपकी अब ये सर्विस है रेस्क्यू 1112 ये मुशर्रफ दौर में शुरू की गई थी। अब हम पढ़ते हैं माशी इस्लाहात। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तमाम तर हिकमत अमली माशी तरक्की की सीमत रही, यानी कि उनकी जो प्लानिंग थी उनकी गवर्नमेंट की वो क्या थी कि आपका मुल्क जो है वो माशी तौर पर तरक्की की तरफ गामजन रही। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला, हुकूमत में आए, उस वक्त पाकिस्तान के एटमी धमाकों के आलमी रद्द-ए-अमल की वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। आपको पता है हमारी हुकूमत ने चागी के मकाम पे जो धमाके किए थे तो उसकी वजह से हमें जो है माली तौर पर मुश्किलात का सामना हुआ था और उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी थी उस पे जो है आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट हुए थे। तो 11 सितंबर 201 को अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, भारत की तरफ से मिलने वाली धमकियों और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के बावजूद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। तो क्या हुआ था कि जब ट्रेड सेंटर पर आपका अटैक हुआ था और भारत भी आपको हर वक्त थ्रेट कर रहा था, तो अफ़गानिस्तान में जो आपकी खाना जंगी थी भारत की, आपको पता है थ्रेट की वजह कारगिल की लड़ाई भी थी और भी बहुत सी वजूहात थी। तो अफ़गानिस्तान में मुल्क जो है खाना जंगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो आपकी बेहतर थी या इम्प्रूव थी। अमेरिका में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाइस पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया। मगरबी ममालिक की इमदाद के बाइस पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला।
अब जो टेररिस्ट अटैक हुआ था आपका अमेरिका में, इसकी वजह से इस खित्ते में पाकिस्तान की क्योंकि अहमियत थी, और जो आपके मगरबी ममालिक थे जिन्होंने आपकी एड बंद कर दी थी जब आपने एटमी धमाके किए थे, तो उसने जो है ना अब पाकिस्तान को इमदाद देनी शुरू कर दी थी, जिससे हमारी इकॉनमी को सहारा मिला था और माशी तरक्की की रफ्तार करीबन 7% रही। मजमूई तौर पर इस दौर को माली लिहाज से मुस्तहकम या इस्टेब्लिश आपका इरा कहा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे माशरती इस्लाहात की तरफ। ये हम पहले जैसे ज़िक्र कर चुके हैं कि इस दौर में रोशन ख्याली और इतदाल पसंदी जैसी रिफॉर्म्स थी, तो इसलिए पाकिस्तान ने आज़ादाना पॉलिसी इख्तियार की थी। ये वो दौर था जब एक जानिब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका की मुदाखलत ने हालात ख़राब कर दिए थे। यानी हमें पता है कि पहले रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था। अब अमेरिका जो है वो टेररिज़्म का ब्लेम करते हुए तो वो अफ़गानिस्तान में था, तो दूसरी तरफ मुल्क में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का ज़ोर था। तो इन हालात में मुशर्रफ साहब ने काफ़ी इस्लाहात किए, जो हम देखते हैं इस चार्ट में कि उन्होंने कौन-कौन से उस वक़्त सोशल रिफ़ॉर्म्स की थी। माशरती इस्लाहात में जैसे हम देख रहे थे कि रोशन ख़याली प्लस इतदाल पसंदी बहुत ज़्यादा थी हमारी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो इसमें हम जब पॉइंट वाइज देखें तो निजी चैनल्स इन्होंने मुतारिफ़ कराए थे, नए अखबारात और रसाइल का इजरा किया था, एयर फोर्स में ख़वातीन की शिरकत इन्होंने की थी। इससे पहले जो है वो आपकी नहीं थी, फ्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से ख़वातीन आई एयर फोर्स में। आर्मी में ख़वातीन का कैडेट और इंजीनियर भर्ती होना, इससे पहले मेडिकल के रैंक में आपकी ख़वातीन होती थी आर्मी में, लेकिन कैडेट और इंजीनियर के तौर पर मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने जो है ना ज्वाइन किया था। ख़वातीन जो है वो आपको बतौर ट्रैफिक वार्डन मिलेंगी मुशर्रफ साहब के दौर में, और पहली खातून जो है वो बहैसियत गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुई थी। ख़वातीन के लिए आपकी इन्होंने सोशल रिफॉर्म में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें मखसूस की थी, और ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज़े भी इन्होंने दिलाए थे। ये हम देखें तो चार्ट में हमने इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, जिससे ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन होंगे, और पेपर में जब आप इसको इस तरह पुट आउट करोगे तो आपके अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे भी। ये हम देखते हैं तो खुद कफालत और रोज़गार स्कीम के तहत ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज़े भी दिए गए थे। अब हम आते हैं मुशर्रफ साहब के आइनी इस्लाहात की तरफ। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के आइन में 70वीं तरमीम 2003 में की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार वापस मिल गया। यानी कि वो जो 58(2)B मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में ख़त्म की थी, उसको दोबारा इन्होंने आइन में शामिल कर लिया था। इंतज़ामी इस्लाहात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 से मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको याद होगा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में, और उससे पहले जनरल मोहम्मद अय्यूब साहब के दौर में आपका ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। ये निज़ाम मकामी हुकूमतों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया था। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती हैं उसको जो है ना आपके जो इख्तियारात होते हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए इसके ऊपर अमल दरामद किया गया था। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद थे। इंतज़ामी इस्लाहात में आपकी ये जो मकासद थे, नंबर 1 पे मकसद था वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, नंबर 2 पे था मकामी मामलात मकामी सतह पर हल करना, नंबर 3 पे था इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। ये जो है ना आपके इंतज़ामी इस्लाहात में जो इन्होंने बनाई थी आपकी निचले लेवल के लिए गवर्नमेंट्स, उसके लिए इन्होंने ये किया था। तो उसके आगे जो है ना हम देखेंगे तो उन्होंने इसमें यूनियन कौंसिल प्लस टाउन कौंसिल प्लस ज़िला कौंसिल बनाई थी, जो जो उनका सरबराह जो है ना आपका नाज़िम प्लस नाइब नाज़िम होता था। तो अब ये हम ज़रा तफ़सीलन अपनी दरसी किताब से देखते हैं।
جی تو مقامی حکومتوں کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں اس نظام کی بنیادی اکائی کیا یونین کونسل تھی۔ یونین کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا رتبہ یونین کونسل سے بلند تر تھا، یعنی آپ کی جو ڈسٹرکٹ یا ٹاؤن کونسل تھی وہ جو ہے یونین کونسل سے اس کا رتبہ بڑا تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کی یونین کونسلوں کے تمام نائب ناظمین اس کونسل کے اراکین ہوتے تھے۔ جو آپ کی تحصیل یا ٹاؤن کی یونین کونسلوں کے نائب ناظمین تھے وہ اس کونسل کے رکن ہوتے تھے۔ ضلع کی سطح پر ضلع کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ضلع کے تمام یونین کونسلوں کے ناظمین ضلع کونسل کے رکن ہوتے تھے، یعنی جو تمام یونین کونسل کے ناظم ہوتے تھے وہ آپ کے ضلع کونسل کے رکن ہوتے تھے۔ ضلع کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا، یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں چارٹ میں۔ پھر عام انتخابات ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جو تھے 2002 میں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے 3 برس مکمل ہونے پر 2002 میں ملک میں عام انتخابات کروائے۔ صدارتی حکم کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے 342 ارکان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ 272 عام ووٹروں کے ذریعے سے 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستیں بذریعہ کوٹا مختص کی گئیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کے معاشرتی اصلاحات میں کہ انہوں نے خواتین کے لیے زیادہ جو ہیں سیٹیں مختص کر دی تھیں۔ انتخاب میں حصہ لینے کی بنیادی اہلیت کم از کم BA مقرر کی گئی تھی۔ یہ ملک میں پہلی دفعہ ہوا تھا، اس سے پہلے جب بھی الیکشن ہوتے تھے کوئی ایسی شرط نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عام نشستوں پر انتخاب میں حصہ لینے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی تھی۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم نے اکثریت حاصل کی، جو کہ مشرف صاحب کی ہی پارٹی تھی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت بھی محض 1.5 برس چل سکی اور انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ عبوری مدت کے لیے یعنی کچھ دنوں کے لیے چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ صرف عبوری دور کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں اور مستقبل کے وزیر اعظم ان کے وزیر خزانہ شوکت عزیز ہوں گے۔ شوکت عزیز ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے۔ یہ تھے آپ کے جنرل پرویز مشرف صاحب۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لیسن کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔